अकॉर्डिंग आपका मैसेज किया कि नहीं आप लोगों के पास? साउंड क्लियर है ना मेरा? यस ओके, ठीक है। ओके सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो सर बिजनेस लॉ पढ़ेंगे आज। बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अभी थोड़ा डिटेल्स बात चल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लास्ट वीक मुझे याद है, लास्ट वीक दुर्गा पूजा के बाद हम लोग क्लास स्टार्ट किए थे लास्ट वीक में मंडे को। तो ये सेकेंड वीक हो गया दुर्गा पूजा के बाद। तो आज हम लोग सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ स्पेशल डिस्कशन करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में जैसे लास्ट वीक मैंने कंसिडरेशन चालू किया था, याद है आप लोगों को? कंसिडरेशन है ना? यस सर। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सर? समथिंग इन रिटर्न। हाँ, वेरी गुड सर, क्विड प्रो क्वो या फिर समथिंग इन रिटर्न, वेरी गुड सर। मतलब बदले में हमेशा कुछ, हाँ, बदले में हमेशा कुछ चलता है। मतलब जब तक बदले में कुछ नहीं होता दुनिया में सर कुछ नहीं होता। हाँ सर, ज़रूरी है क्या हर चीज़ में बदले में कुछ? हाँ सर, प्यार के बदले प्यार होता है, पैसे के बदले पैसा होता है, सर्विस होता है, गुड्स के बदले पैसा होता है। ये तो नॉर्मल सेंस है ना सर, कि चीज़ों के बदले में चीज़ें होते हैं। मतलब एक्चुअली एक टाइम था जब बार्टर सिस्टम चलता था, पता है क्या आप लोगों को बार्टर सिस्टम? यस हाँ, उसमें क्या होता था, उसको हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं, हिंदी में या बंगाली में विनिमय बोलते हैं। विनिमय बंगाली में बोलते हैं विनिमय, हाँ, विनिमय प्रथा हिंदी में बोलते हैं विनिमय। तो बेसिकली ये विनिमय क्या होता है, मतलब बदलने में कुछ। हाँ, तो ये सिस्टम, ये कंसिडरेशन आज का बात नहीं है सर, मतलब प्राचीन काल से आ रहा है सर, प्राचीन काल। हाँ, प्राचीन समझते हो ना, मतलब वेरी अर्ली स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, जब से इंसान मोटा मोटी दुनिया में आया है तब से ये सिस्टम चल रहा है कि बदले में कुछ, फ्री में कुछ नहीं होता है दुनिया में, कुछ नहीं होता। इवन हम लोग भगवान के मंदिर में माथा टेकने जाते हैं, वहाँ पर भी हम लोग सर सिक्का डालते हैं कि नहीं डालते, या फिर ऐसे ही आ जाते हैं? हाँ, कुछ ना कुछ दक्षिणा बॉक्स में, जिसका जैसा सामर्थ्य। हाँ विश्वजीत बोल। यस दान बॉक्स में। हाँ, दान बॉक्स में कुछ ना कुछ डालते हैं। तो क्या वो भगवान के जाते हैं? नहीं सर, भगवान के नाम पे जो भगवान का मतलब जो ट्रस्ट भी को। ट्रस्ट हो जाता है, और उसमें गरीबों का सेवा होता है, जो ट्रस्ट के ऊपर बेस करके जिनका संसार चलता है, मतलब जिनका गुजारा चलता है, उनका हेल्प हो जाता है। तो ये एक मतलब बेसिकली ये जो बदले में कुछ का पैटर्न है ना, ये एक बड़ा ही साइंटिफिक पैटर्न, और ये सोशल एक्टिंग से ही लिया गया। मतलब हम लोग सोशली जो भी करते हैं, इसी से ये कॉन्टेक्स्ट, मतलब ये कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया गया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया, है ना? तो भले ही इसको ब्रिटिश ने बनाया था 1872 में, बट हम लोग भी इसको इंडिया में ब्रिटिश लोग जब इंडिया में बिजनेस करते थे तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो लोगों ने बिल्डअप कर दिया था। फिर उसके बाद वो लोग जाने के बाद 19 मतलब जो भी समय बीतता गया, हम लोग उसमें अमेंडमेंट करते गए समय के साथ साथ। ठीक है, जो भी एज पर दिस सिचुएशन नेसेसिटी समझ में आया, हम लोग अमेंडमेंट करते गए। बट जो मेन लॉ है उसको 1872 के नाम से ही जाना जाता है ना सर? 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सर ये सब तो चर्चा हो चुका है, तो आज क्या करोगे सर? सर आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कंसिडरेशन के अंदर डिस्कस कुछ बाकी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे शुड, मतलब शुड बाई थर्ड पार्टी का एक केस है, वो बताएंगे। विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कुछ कंसिडरेशन विदाउट होता है, बट उसको भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या मतलब लिया जाता है, लव एंड अफेक्शन का कुछ एरिया है। हाँ सर, कुछ कुछ चीज़ें होते हैं दुनिया में, बदले में कुछ नहीं होता, तो क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट में कुछ जगह है? ये एक बड़ा सवाल है सर। मतलब दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं, कुछ कनेक्शन ऐसा होता है, बदले में कुछ नहीं होता, मतलब बस हो जाता है, मतलब एक देता है तो दूसरा कुछ नहीं लेता बदले में। ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं सर। तो अभी चलो सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, फिलोसॉफिकल लग रहा होगा आप लोगों को, बट मज़ा आएगा। ओके, चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो बदले में कुछ ज़रूरी तो है सर, बट नॉट इन ऑल केसेस। ओके, अच्छा क्या स्क्रीन शेयर है सर? बोलो। यस यस ओके, ठीक है सर। तो जैसे कि ये लास्ट वीक हम लोग बोलते बोलते रख दिए थे, दैट इज़ सूट बाय ये थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट में टच किया था ना रे? सूट बाय थर्ड पार्टी। नो सर। हाँ किया था, या नो सर?
हाँ अभी देख एग्जाम्पल रीड करेगा समझ याद आ जाएगा। हाँ या तो तू क्लास छोड़ के चला गया था फिर। हाँ दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट आ सकता है सर, बट थर्ड पार्टी पे केस नहीं किया जा सकता या थर्ड पार्टी किसी पे केस नहीं कर सकता। ओनली ए पर्सन हु इज पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन सू इट। मतलब अगर किसी के मतलब हो सकता है, ऐसा होता है सर, तीनों के बीच में केस मतलब केस बन रहा है, बट एक्चुअली मेन कॉन्ट्रैक्ट दो जन के लिए है, तीसरा इंसान जो है वो थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट के साथ कनेक्शन जोड़ सकता है सर, थर्ड पार्टी में एग्रीमेंट का कनेक्शन प्रोसीड कर सकता है, बट थर्ड पार्टी कैन नॉट बी सू। ओके मतलब हु इज पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन सू ऑन इट, मतलब सिर्फ उसी पे सू हो सकता है, थर्ड पार्टी पे नहीं। इसीलिए हम लोग एक पॉइंट पढ़े थे, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज वैलिड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। ये अगर मैं थोड़ा सा आपको पुराना क्लास याद दिलाऊं, पुराना क्लास मतलब लास्ट वीक का जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग मेनली ये सब चीज़ें पढ़े थे। एक बार जस्ट एक बार आपको याद दिलाने के लिए, लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन, जिसमें आप लोगों को मैंने कुछ केस लॉज भी बोला था। केस लॉज में मतलब केस लॉज मतलब लीगल रीजनिंग भी बोलते हो, मतलब बेसिकली लॉ, केस लॉ समझना क्या कि लॉ के अंदर क्या रीजनिंग हो सकता है, रियल में क्या क्या केसेस ऐसे पहले हुआ है, आपको बस उसको रिकॉल करना। ठीक है, इसको लीगल रीजनिंग भी बोलते हैं सर। तो लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन पे हम लोग लास्ट वीक सर, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। हाँ सर ये पढ़े थे, याद है मुझे, आप लोगों को याद है क्या? यस सर। यस सर। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, है ना, प्रोमिसी छोड़ के किसी और से भी आ सकता है। जिसमें एक बहुत ही फेमस केस था चिन्ना वर्सेस रमैया का। हाँ सर, वो माँ बेटी और मामा, अरे याद आया, माँ बेटी और मामा का केस है ना। माँ ने बेटी को बोला था कि भाई अपने मामा को कुछ ज़मीन का, प्रॉपर्टी का राइट दे देना, बट बेटी ने बाद में क्या किया था, नहीं दिया था। तो बेटी ने क्योंकि मामा को नहीं दिया था, मामा केस सू किया था ना सर, क्योंकि माँ ने विल पे बोल के गया था कि मामा को देना है, बट बेटी क्या किया, नहीं दिया, पर बाद में मामा के पास इतना हक था कि वो रिकवर कर लिया था, है ना। तो ये कंसिडरेशन के अंदर ये सब पॉइंट बहुत वाइटल माना जाता है। तो इसीलिए बोला था सर, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब जो पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो प्रोमिसी है, जैसे यहाँ पर जो प्रोमिसी था ये डॉटर था, है ना, जो डॉटर थी वो प्रोमिसी थी, बट यहाँ पर मामा जो थे वो एनी अदर पर्सन थे, है ना, बट वो भी कॉन्ट्रैक्ट का एक मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में सू कर पाया था, है ना। तो यही सब बातें हैं सर जो आपको समझना पड़ता है डे टू डे लाइफ में। तो ये चिन्ना वर्सेस रमैया वेरी फेमस केस सर, लास्ट वीक का क्लास अगर किसी ने मिस किया सर बाय चांस, एक बार प्लीज़ देख लो सर, मेरे को बोलना, मैं शेयर कर लूँगा अगर बाई चांस नहीं है तो आपके पास। एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, है ना, मतलब काम हुआ है आधा अधूरा, एक से बाकी है, एक कंप्लीट हो गया है। कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये भी गजब एग्जाम्पल था, है ना। कंसिडरेशन पुराना भी हो सकता है, अभी का भी हो सकता है, फ्यूचर में भविष्य में होगा वो भी हो सकता है। सर अभी मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं बिकॉज लास्ट वीक हो चुका है, तो जस्ट एक बार मैं आपको पॉइंट याद दिला रहा हूँ। कंसिडरेशन डिड नॉट बी एडिक्वेट, इसमें तो बहुत जोर का चर्चा हुआ था कि डिड नॉट बी एडिक्वेट में एक रियल केस हुआ था सर हाल ही में, मतलब बड़ा प्रेजेंट केस है। क्या केस था? कंसिडरेशन डिड नॉट बी एडिक्वेट में कौन सा एग्जांपल दिया गया था आप लोगों को, किसे याद है? देखते हैं, चलो बताओ सर। कंसिडरेशन, हाँ टाटा का था। टाटा का था, वेरी गुड सर, टाटा और सिंगूर का केस। सीपीआईएम गवर्नमेंट ने टाटा को बड़ा ही सस्ता में ज़मीन दिया था, वेरी गुड सर, थैंक यू। उसके बाद हम लोग सर ये पढ़े थे, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूसियरी, है ना, मतलब आप ऐसा कंसिडरेशन नहीं दे सकते जो इल्यूशन पैदा करता है, मतलब वास्तव में है ही नहीं, ऐसा किसी चीज़ का कंसिडरेशन नहीं हो सकता। ऐसा ही कुछ चीज़ें बताओ जो वास्तव में पॉसिबल है। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, हाँ सर, आप अनलॉफुल चीज़ों का कंसिडरेशन पे लेन देन नहीं कर सकते, मतलब से फॉर एग्जांपल ड्रग्स वगैरह जो भी है ये सब अनलॉफुल है सर, है ना, इमोरल चीज़ें हैं, है ना, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी है, तो ये सब चीज़ों का कंसिडरेशन ना करें, है ना, ये सब गलत बात है। ओनली प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सफिशिएंट, इज मस्ट बी लॉफुल, एनीथिंग विच इज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कैन नॉट बी वैल्यूड एज वैलिड कंसिडरेशन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक गवर्नमेंट बैंक का एक एग्जाम्पल था, तो ये सब चीज़ें लास्ट वीक
डिटेल्स में बात हुआ था कि कंसिडरेशन क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और फिर ये वाला पॉइंट मैंने टच किया था, दैट इज सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या थर्ड पार्टी सू कर सकता है? ठीक है, केस सू कर सकता है सर। ठीक है, तो दो अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द कंसिडरेशन फॉर एन एग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम ए थर्ड पार्टी। कंसिडरेशन प्रोसीड कर सकता है थर्ड पार्टी से, बट द थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन कॉन्ट्रैक्ट। only a person who is a party to a contract can sue on it. Thus the concept of stranger to consideration is a valid and is different from stranger to a contract. Yes, तो इसमें एक बहुत अच्छा केस था। ये वाला एग्जाम्पल देखो, फिर आपको मैं और भी एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल बड़ा अच्छा था सर। आप देखो, P who is indebted to Q, यहाँ पर एक P है एक Q है, तो किसका नाम लिया जाए? चलो P के जगह किसको बैठा दें? P के जगह विश्वजीत को बैठा देते हैं। विश्वजीत कुछ माइंड नहीं करेगा, ऐसे कोई भी माइंड नहीं करेगा। संपद को ले लेते हैं। संपद आवाज आ रहा है क्या? संपद, स्नेहेश, किसी का भी आवाज आ रहा है? हाँ चलो, संपद का आवाज आ रहा है। तो विश्वजीत एंड संपद के बीच में चल रहा है। ठीक है, विश्वजीत, संपद और एक चंद्र ले लेते हैं, स्नेहेश को ले लेते हैं। ठीक है, तो विश्वजीत, संपद, स्नेहेश। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि विश्वजीत जो है उसको यहाँ पर पी माना। ठीक है, तो विश्वजीत इज इंडेप्टेड टू संपद, मतलब विश्वजीत का कुछ पैसा बाकी है किससे? संपद के पास। तो विश्वजीत क्या कर रहा है? अपना प्रॉपर्टी बेच रहा है आर को। आर कौन है? आर है स्नेहेश। ठीक है, आर स्नेहेश है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं सर? विश्वजीत इज इंडेप्टेड टू क्यू, सेल हिज प्रॉपर्टी टू स्नेहेश। विश्वजीत इज इंडेप्टेड टू बेसिकली संपद, सेल्स हिज प्रॉपर्टी टू स्नेहेश। ठीक है, एंड स्नेहेश प्रॉमिसेस, स्नेहेश क्या प्रॉमिस कर रहा है? स्नेहेश प्रॉमिस कर रहा है टू पे ऑफ द डेब्ट अमाउंट टू संपद। मतलब जो बाकी अमाउंट है, जो एक्चुअली विश्वजीत का बाकी है संपद के पास, वो अमाउंट कौन पे करेगा? स्नेहेश पे करेगा। किसके बिहाफ में? विश्वजीत के बिहाफ में संपद को। सिंपल बात है, बात समझे ना सर? अब उसी को अगर लो पी, क्यू और आर से देख लो। पी का कुछ बाकी है क्यू के पास। पी क्या कर रहा है? अपना प्रॉपर्टी आर को बेच रहा है। पी का कुछ बाकी है क्यू के पास। पी क्या कर रहा है? अपना प्रॉपर्टी आर को बेच रहा है। और फिर आर बता रहा है कि भाई आर प्रोमिसेस टू पे ऑफ द डेब्ट अमाउंट टू क्यू। क्यू का जो डेब्ट अमाउंट है वो पे कर देगा पी के बिहाफ में। अगर बाई चांस आर फेल कर दिया, अगर बाई चांस मानो कि जो आर है वो पेमेंट करना भूल गया क्यू को, देन इन सच सिचुएशन क्यू हैज नो राइट टू सू एज आर इज ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। क्यू का कोई राइट नहीं है कि वो केस करेगा। किस पे केस करने पे? क्योंकि आर जो है वो स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज आर यहाँ पर मेन पार्टी है ही नहीं। मेन पार्टी कौन है केस का? केस का मेन पार्टी कौन है? पी। पी एंड क्यू है ना सर? ये पूरा केस पी और क्यू का है। तो आर कौन है? आर थर्ड पार्टी है। आर बोला था कि ठीक है तू मेरे को प्रॉपर्टी दे दे, मैं अपने से क्यू को दे दूंगा उसका जो बाकी है, लेकिन बाद में आर ने क्यू को दिया नहीं। तो यहाँ पर क्यू जो है वो आर पे केस नहीं शू कर सकता, उसको जो करना है पी पे करना है। आर आर कोई नहीं है यहाँ पर, बिकॉज आर इज ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। हाँ बोलो। তো যদি সে কিউ সে পি এর উপরে কেস করে, তাহলে পি যখন সেই ঘুরেতে তাহলে সে আর এর উপর কেস করতে পারে। हाँ करते पारे। हाँ अगर पी के साथ आर का ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ होगा कि भाई अगर हाँ हाँ तभी केस कर पाएगा, अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट रहेगा तभी। बट यहाँ पर जो क्यू है, क्यू आर के ऊपर कुछ क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज क्यू के लिए पी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो उसका डायरेक्ट कनेक्शन है। यहाँ पर आर इसके साथ कोई लेना देना नहीं है क्यू का। पी आर को बोल सकता है कि भाई तुमको बोला था तुम दिया नहीं, अगर एग्रीमेंट कुछ है उनके बीच में। बट क्यू नहीं क्लेम नहीं कर सकता आर से। क्यू को क्लेम करना है तो पी से ही करना है ना। बात समझ में आ रहा है सर? सबको समझ में आ रहा है ना सर? यस सर। ठीक है, तो बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो उसी पॉइंट को दिमाग में रखते हुए क्या बोलते हैं सर? द एफोर्सेड रूल दैट स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, स्ट्रेंजर पे आप केस नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इज हाउएवर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन भी है। इन अदर वर्ड्स, इवन ए स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स ए क्लेम इन दी फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस में वो क्लेम भी कर सकता है। ठीक है, तो देखो कुछ केसेस ऐसा हो सकता है जिस पे वो क्लेम कर सकता है। तो क्या केसेस है, कुछ यहाँ पर एग्जांपल देखो, मजा आ जाएगा सर। इन द केस ऑफ ट्रस्ट एंड इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट,
in the case of trust and in the case of family settlement. तो प्योर कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्सेप्ट है, देखो सर मजा आएगा. In the case of trust, a beneficiary can enforce his right under the trust, though he was not a party to the contract between the settler and the trustee. सर ये बेसिक पॉइंट क्या है कि जैसे मानो कि अगर आप किसी ट्रस्ट के अंदर हो, और ट्रस्ट में क्या होता है, नॉर्मली बेनिफिशियरी होते हैं. सर ट्रस्ट क्या होता है, जैसे मानो कि एक मंदिर ट्रस्ट है, ठीक है, एक मंदिर ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट को कुछ डोनेशन मिलने वाला है, ठीक है. तो ऐसे जो ट्रस्ट में है, जो बेनिफिशियरी है ट्रस्ट का, वो बेनिफिशियरी एक्चुअली कोई नहीं है, वो थर्ड पार्टी है. बट जो डोनेशन दे रहा है, ठीक है, प्रॉमिसर या फिर और मंदिर ट्रस्ट जो है वो प्रॉमिसी, ठीक है, इनके बीच में है, जो डोनेट कर रहा है और जो डोनेशन ले रहा है. बट ये मंदिर ट्रस्ट का डोनेशन किसके काम पे आएगा, बेनिफिशियरी के काम पे आएगा, जो मंदिर ट्रस्ट के अंदर बेनिफिट लेता है, बेसिकली बेनिफिशियरी है. तो बेसिकली इनके लिए डायरेक्ट कुछ नहीं है, डोनेशन मंदिर ट्रस्ट पे जाता है. बट अगर कभी ऐसा हुआ कि इनके अगेंस्ट में कुछ बात जा रहा है बेनिफिशियरी के अगेंस्ट में, तो बेनिफिशियरी मैटर पे केस कर सकता है, केस सूख कर सकता है, मतलब थर्ड पार्टी होके भी वो केस सूख कर सकता है, बिकॉज वो बेनिफिट का बात है और ट्रस्ट का मैटर है. तो एक एग्जांपल देखो, आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा. ये वाला एग्जांपल बड़ा अच्छा एग्जांपल है फैमिली सेटलमेंट में. इफ द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग्स, द मेंबर ऑफ फैमिली who originally had not been parties to the settlement may enforce the agreement. सर कैसा, एक बड़ा ही फेमस घटना है सर, फेमस नहीं, इसको फेमस नहीं बोल सकते, कुख्यात, विख्यात तो ये है, हो ही नहीं सकता, मतलब वेरी दुख का बात है, बट आजकल बड़ा कॉमन है. सर क्या क्या बात है सर, सर आजकल सर आप लोग देखना फैमिली डिस्प्यूट बहुत है, तो माँ जो है ना सर, वो बेसिकली पार्टीशन में भाग हो जाते हैं कि माँ किसका है. अरे ऐसा चलता है ना, दो भाई है तो माँ किसके तरफ जाएगा. अरे आजकल ये सब चलता है कि नहीं चलता. बकबन मूवी टर्म होता है. मूवी क्या सर, रियल लाइफ में कितना सिचुएशन देखने को मिलता है. तो ट्रू ब्रदर्स एक्स एंड वाई एग्रीड टू पे एन अलाउंस ऑफ ₹20,000 टू मदर ऑन पार्टीशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टीज, बट लेटर दे डिनाइड टू अवॉइड बाय इट. बाद में दोनों इसको मतलब इस पर्टिकुलर मैटर को मानने में इनकार कर दिया, बेसिकली डिनाई कर गया. हेल्ड देयर मदर ऑल्दो स्ट्रेंजर, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो एक्स एंड वाई के बीच में हुआ था, तो दोनों बोला था कि माँ को 20,000 देंगे, बट इसमें माँ कोई नहीं था डायरेक्टली. माँ एक्चुअली कौन है यहाँ पर, अगर लॉ वाइज बात करें तो माँ कौन है सर, पार्टी, बेनिफिशियरी, हाँ थर्ड पार्टी, एंड माँ यहाँ पर बेनिफिशियरी है. ये 20,000 का बेनिफिट ना तो एक्स को मिलने वाला है ना तो वाई को, इनका तो पॉकेट से निकलेगा सर. बट ये 20,000 का बेनिफिट जो अलाउंस का बात यहाँ कर किया जा रहा है, ये माँ के लिए है. तो बेनिफिट किसके लिए है, माँ के लिए है. यहाँ दो भाई ने एग्रीमेंट किया, दोनों भाई ने एग्रीमेंट किया कि भाई हम लोग माँ को 20,000 का अलाउंस देंगे पार्टीशन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी के हिसाब से. बट लेटर दे डिनाइड बाय अबाइड बाय इट. हेल्ड देयर मदर ऑल्सो स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड रिक्वायर देयर सन्स ऑफ सच अलाउंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अब उनकी माँ स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट है, बट फिर भी ये उनका जो क्लेम है वो क्लेम कर सकता है अपने बच्चों से. समझ में आया सर, बोलो समझ में आया. Yes, sir. ये थर्ड पार्टी होके भी आप केस में जा सकते हो. एक्सेप्शनल पॉइंट्स है. नॉर्मली स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू इन इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज हाउएवर सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस. ये जो बात अभी कर रहे हैं सर, ये सब कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स है. जैसे कि ट्रस्ट के केस में भी सेम टू सेम बात है. ट्रस्ट और डोनेटर, ठीक है, एक हो गया, एक तरफ हो गया डोनेटर और एक तरफ हो गया ट्रस्ट. बट ये ट्रस्ट और डोनेटर के बीच में जो भी चल रहा है, इसका बेनिफिशियरी कौन है, जो ट्रस्ट में ट्रस्ट का बेनिफिशियरी होते हैं उसको डायरेक्टली बेनिफिशियरी बोलेंगे, और क्या नाम बोलेंगे, ठीक है. जो ट्रस्ट से बेनिफिट जिनको मिलने वाला है, भिखारी हो सकता है, गरीब हो सकते हैं, ठीक है, हैंडीकैप बच्चे लोग हो सकते हैं, है ना. जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पे मेरे को ट्रस्ट का एक याद आ गया, चलो आपको दिखाते हैं. मेरा नेटिव जहाँ पर है, मेरे घर के सामने, मतलब गाँव में झाड़ग्राम के वहाँ पर एक अनाथ आश्रम है सर. अनाथ आश्रम समझते हो. Yes, yes. ये एक राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट अवार्ड लेने वाला एक इसका नाम है सर, एक सेकेंड, निवेदिता ग्रामीण कर्म मंदिर. देखते हैं मिल जाएगा शायद. यस मिल गया, निवेदिता ग्रामीण कर्म मंदिर, ठीक है. दिखाई दे रहा है आप लोगों को, देखो लिखा है झाड़ग्राम
मानिक स्टेशन रोड NH6 मानिकपाड़ा। एक्चुअली ये मेरा नेटिव है, हाँ वहीं पर है सर। ये जो आश्रम है, ठीक है, ये देखो इसका एक्चुअली सिस्टर निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे, ठीक है, डिसिपल थे, उन्हीं के नाम पे बना हुआ है। तो ये एक्चुअली आश्रम का मेन गेट है, ठीक है। मेरे घर के सामने मेरे को घर याद आ गया। तो ये जो आश्रम है इसमें एक्चुअली जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको पाला जाता है। इवन ऐसा भी होता है सर, अगर मानो कि किसी का कोई माँ बाप नहीं मिल पा रहा है किसी कारण से, या फिर वो नहीं पाल पाते हैं ड्यू टू गरीबी, ठीक है, ड्यू टू सम, ऐसे और भी हैं, बट ये वन ऑफ दी मतलब इंडिया का वन ऑफ दी, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो क्या लिखा है, रिसिपेंट नेशनल अवार्ड 2000 वेलफेयर होम फॉर गर्ल्स, हाँ गर्ल्स के लिए है, ठीक है, कॉटेज सेक्शन, आश्रम हॉस्टल, दिख रहा है सर, स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी। मतलब अगर किसी का मतलब बच्चे का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर ना बच्चा को कटोरी में डाल के रख के चले जाते हैं ये लोग, सुबह उठ के इनको लेना पड़ता है। समझ में आया सर कुछ? यस ठीक है, मतलब ये एक ऐसा स्पेशल मतलब कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चा समझ में नहीं आता क्या है कहाँ से आया है, यहाँ पर रख देता है, और ये आश्रम का जो मतलब ट्रस्टी बोर्ड है वो इनको पालते हैं सर, ठीक है। हाँ कुछ घटनाएं सर थोड़ा सा मुझे ख़राब लगता है कि इनको वो बेनिफिट नहीं मिलता जितना बेनिफिट इनको मिलना चाहिए। बस खाना पीना मिल जाता है, ठीक है, स्कूल में पढ़ा देते हैं सर, बट बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा, करोड़ों पैसा आता है, बट इनके ऊपर कुछ भी खर्चा उस हिसाब से नहीं किया जाता। इसके ऊपर बेस करके माओइस्ट टाइम पे भी कुछ बातें बहुत छेड़ा था, चलो इट्स अ डिफरेंट इशू, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि ट्रस्टी और बोर्ड का केस है। तो बेनिफिशियरी किसको है सर, यहाँ पर बेनिफिशियरी कौन है, ये जो बेसिकली जो अनाथ बच्चे होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली बेनिफिशियरी है। तो इसके पास जो भी फंड आता है, ये क्या इन ट्रस्टी बोर्ड में जो काम करते हैं उनके लिए फंड आता है क्या? नेशनल अवार्डी है, फंड आता है गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आता है सर, या फिर लोग डोनेट भी करते हैं, बहुत लोग हैं, जैसे यहाँ पर हावड़ा में एक डॉक्टर है, मतलब जान पहचान के हैं, मतलब एक्चुअली मेरी माँ की डॉक्टर है, तो वो दिखाते हैं, बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर है, तो वो इस मंदिर के जो भी काम होते हैं वो बेसिकली फ्रीली करते हैं या डोनेट भी करते हैं, पर्सनली एंगेज्ड है। तो ऐसे और भी काफ़ी सारे लोग हैं, फॉरेन से भी काफ़ी लोग आते हैं, मैं देखा यहाँ पर कि जो आके यहाँ पर डोनेट करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इस पर्टिकुलर कर्म आश्रम में डोनेट करते हैं तो क्या वो ट्रस्टी बोर्ड के लिए डोनेट करते हैं कि भाई जाओ यहाँ पर पैसा डोनेट किया जा रहा है आप मजा लो इसका, अरे उसके लिए डोनेट करते हैं क्या, या फिर जो बच्चे के लिए करते हैं, गर्ल्स चाइल्ड स्पेशली, ठीक है, उनके लिए, जो जिनका कोई नहीं होता उनको पालने के लिए, इट्स अ वेरी नोबल वर्क, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो इनमें बेनिफिशियरी जो है वो क्लेम कर सकता है कि भाई ये मेरा है, ये मेरा हक है। अगर कभी भी उनसे उनका हक छीना जाएगा तो वो थर्ड पार्टी है केस में, बट वो क्लेम कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, याद रहेगा ये एग्जाम्पल, आपको बड़ा याद रहेगा, है ना। ये मेरे को रैंडमली याद आया सर, ठीक है, मेरे को पहले याद नहीं था, ऐसे रैंडमली याद आया, ट्रस्ट के नाम पे बहुत सारा ट्रस्ट याद आ रहा था मन में, बट ये वाला बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ गया। चलो अच्छा है, आपको मेरा घर का भी याद दिला दिया थोड़ा सा, चलो अच्छा तो ये था माँ बच्चा का केस, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का केस, ठीक है। तो थर्ड पार्टी सू कर सकता है इन एक्सेप्शनल सिचुएशंस, बट नॉर्मली नहीं। अच्छा, in the case of certain marriage contract or arrangements, a provisions may be made for the benefit of a person, he may file the suit though he is not a party to the agreement। जैसे देखो एक एग्जांपल देखो, मिस्टर एक्स वाइफ deserted him for ill treating her, ठीक है, तो मिस्टर एक्स promised his wife's father Mr. Puri that he will treat her properly or else pay her monthly allowance। या तो हम अच्छे से उनके साथ बर्ताव करेंगे, अदरवाइज मैं उनको मतलब मंथली अलाउंस पे करूंगा, ठीक है, मतलब मेरे पास नहीं रहेगा तो फिर मंथली अलाउंस देंगे, ठीक है, मतलब डिवोर्स नहीं कर रहे बट अलाउंस देंगे। बट सी वाज अगेन इल ट्रीटेड बाय हर हस्बैंड, held she has all right to sue Mr. X against the contract made between Mr. X and Mr. Puri। Mr. Puri मतलब उनकी वाइफ की पापा, मतलब उनकी फादर इन लॉ, इवन दो शी वाज अ स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट। कौन स्ट्रेंजर टू ए कॉन्ट्रैक्ट है? जो वाइफ है वो, हाँ सर, मिस्टर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ किसका हो रहा है? एक्स के साथ पूरी किया। मिस्टर एक्स जो है वो हस्बैंड है, ठीक है, और मिस्टर पूरी जो है वो
मिस्टर एक्स का कौन है? फादर इन लॉ, फादर इन लॉ है ना। और यहाँ पर थर्ड स्ट्रेंजर कौन है सर? यहाँ पर वाइफ, एक्स वाइफ, एक्स का जो वाइफ है वो है यहाँ पर स्ट्रेंजर। तो फिर क्योंकि यहाँ पर मिस्टर एक्स बता रहे हैं कि अगर मैं इनको इल ट्रीट करता हूँ, अगर इनके साथ मैं खराब बर्ताव कर रहा हूँ, अगर मैं खराब बर्ताव फिर से करूंगा तो फिर मैं इसको मतलब क्या बोलते हैं, विल ट्रीट हर प्रॉपरली। अगर ट्रीट प्रॉपर करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, वो अपने घर में नहीं रहेंगे। सिंपल बात है, कौन मार खाएगा सर? ठीक है, सब समाज की बुराई है। आज सुबह भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास में बात हो रहा था ना, ऐसा ही एक, हाँ ये इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास में भी बात चल रहा था, कॉन्ट्रैक्ट में भी वापस आ गया। अब लॉ है, घूम फिर के अपना कनेक्शन जोड़ ही लेता है। तो जो लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक नॉर्मली सीएस को पढ़ना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशन का। अच्छा देखो, तो आई होप समझ आ गया सर कि थर्ड स्ट्रेंजर टू एक पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा, in case of assignment of a contract, when a benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, but such assignment should not involve any personal skill. Yes, मतलब पर्सनल स्किल का कोई स्पेशल मैटर है तो फिर थर्ड पार्टी केस नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप सपोज जैसे मानो कि जैसे आपके साथ मानो कि आप लोगों के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि सर मेरे को सीए पढ़ा दो, सीएस पढ़ा दो, स्टॉक मार्केट पढ़ा दो, सीए में पढ़ा दो, लेकिन मैं नहीं कर पाया, आप मेरे बच्चे को पकड़े, किसी आपके पापा के साथ हुआ था, मैं किसी कारण से गुजर गया सर, या फिर मेरा कुछ खराब हालत हो गया, मैं नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, तो फिर आप मेरे जो बच्चे हैं, ठीक है, ऐसा अभी नहीं है, अगर बाद में अगर बड़ा हो जाए तो आप उनको पकड़ गए कि आपके पापा से बात हुआ था कि पढ़ाने के लिए, अब आपको पढ़ाना पड़ेगा। हाँ सर, ऐसा बोल सकते क्या आप लोग? नो सर, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज ये पर्सनल स्किल पे डिपेंड है ना सर। हाँ, ये पर्सनल स्किल पे डिपेंड है, सबका अपना अपना पर्सनल स्किल होते हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट है, अच्छा ड्राइंग कर लेता है, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हो, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर पाए तो क्या उनका बेटा को जगह पकड़ोगे? भाई करना पड़ेगा। तो सिंपल बात है, इन द केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, किसी पर्टिकुलर असाइनमेंट में थर्ड पार्टी इस तरह से नहीं आ सकता पर्सनल स्किल के केस में। Acknowledgement or estoppel, where the promisor or by his conduct acknowledge himself as an agent of the third party, it would result into a binding obligation towards third party. जैसे कि if L gives to M rupees 20,000 to be given to N, L क्या बोल रहे हैं M को 20,000 दे रहा है N को देने के लिए, and M informs N that he is holding the money for him, but afterwards M refuses to pay the money, and N will be entitled to recover the same from the former, that is M. बात समझ में आया सर? एक्नॉलेज मतलब आप एक्नॉलेज कर रहे हो कि भाई एल ने मेरे को तुझे देने के लिए 20,000 दिया है, सिंपल बात है, तो तू मेरे से ले लेना। और जब वो लेने आया तो बोल रहे मैं कहाँ बोला था, ये रिफ्यूज टू पे दी मनी, भाई मैं नहीं दे सकता, मतलब अभी बदमाशी चालू हो गया, कोई रिक्वायरमेंट हो गया होगा, दारू वारू में खर्चा कर दिया होगा है ना, ऐसा ही करता है ना, जो नशाड़ी लोग होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, पहले हाँ बोलते हैं फिर ना बोलते हैं, समझ में नहीं आता कब क्या बोलता है, ठीक है। लेकिन सर ऐसा नहीं कर सकता, एन विल बी एंटाइटल्ड टू रिकवर द सेम फ्रॉम दी एम, ठीक है, क्योंकि एम ने इन्फॉर्म किया था ना उसको, इसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, ठीक है, आप एक्नॉलेज किए थे, तो यहाँ पर एन, हाँ बोलो सर बोलो सर एस्टॉपल मतलब? एस्टॉपल मतलब बेसिकली वही एक्नॉलेजमेंट को ही यहाँ पर एस्टॉपल कहा जा रहा है सर, ठीक है, मतलब बेसिकली हम मान रहे कि भाई मेरे पास है, ठीक है, तो फिर तुम मेरे से ले लेना, इसी को लॉ एस्टॉपल या एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से बोलते हैं। जैसे आप लोग इंस्टीट्यूट को एक्नॉलेज करते हो ना कि भाई मैं ही हूँ, अरे इंस्टीट्यूट को जमा करते नहीं है एक्नॉलेजमेंट? यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर। सही है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ए कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, ये क्या है सर? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, बहुत इंटरेस्टिंग, सुनना ध्यान से। इन केस ऑफ ए कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, ये क्या है सर? कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, द पर्सन हु परचेसेस लैंड विद नोटिस that the owner of land is bound by certain duties affecting land, मतलब आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हो, ध्यान से सुनना, आप कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हो, पर उस ज़मीन का जो यूज़ करने का कुछ ड्यूटी है, पहले से बाउंड है सर। सर ऐसा हो सकता है क्या? मैं खरीदूंगा, मैं अपने हिसाब से ज़मीन यूज़ करूंगा, आपके मन में ही चल रहा है ना सर, वे मेरा ज़मीन मैं कैसे यूज़ Yes, sir. करूं, ये कौन मेरे को बोलने वाला है? हाँ सर,
मानो कि आप कोलकाता में कोई ज़मीन खरीदोगे, चलते हैं सर कोलकाता में ज़मीन खरीदते हैं, अरे बहुत ज़मीन है, कहाँ लेना है, चलो चलो सर ज़मीन लेते हैं, अरे बहुत सारा ज़मीन है, आजकल ज़मीन का क्राइसिस पड़ रहा है, खरीद लो जिसके पास पैसा है। तो मानो कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन किसी को खरीदना है, ठीक है, तो आप जाके ज़मीन खरीद रहे हैं, बट ये ज़मीन को कैसे यूज़ करना है इसके ऊपर सर कुछ बॉन्डेज है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस है। कैसे? So the person who purchased land with notice that the owner of the land is bound by certain duties affecting land. The covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller. मतलब जिसके पास भी वो ज़मीन जाएगा उस ज़मीन का जो रूल्स है वो फॉलो करना पड़ेगा। सर कैसे? ये कैसे? ये तो बहुत गलत हो गया, मेरा पैसा मेरा ज़मीन, बट यूज़ जान के खरीदो, है ना। वन ओनर ऑफ द लैंड हैविंग टू लैंड एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, one was agricultural land, he sold the other land containing a condition that it can never be used for industrial purpose. एक इंसान का दो ज़मीन है, वो एक ज़मीन बेचना चाहता है, एक ज़मीन उसका एग्रीकल्चरल लैंड है, दूसरा ज़मीन वो दोनों ही एग्रीकल्चरल है, बट वो जिसको भी बेच रहा है वो कंडीशन यही दे रहा है कि भाई आपको वहाँ पर आप उसको इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ नहीं कर सकते, so as to protect the other agricultural land from pollution. Such condition is attached with the land, so whosoever is the successor of the land has to abide by it, and such are called restrictive covenants, and all successors are bound by it. मतलब जिसको भी जमीन मिलेगा उसको ये मानो, मतलब मान्यता देना पड़ेगा इसको। तो बेसिकली बंगाली में बोले तो मान्य करना पड़ेगा, मतलब अवॉइड, समझ रहे सर? तो যদি স্যার প্রথমে বলে যে হ্যাঁ ওটাতে এগ্রিকালচার করব, তারপরে কি আর করলো না, তাহলে কি হবে? কেস हो जाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। কি হবে মানে মগের মুলুক নাকি? हाँ তখন স্যার কেসটা কি, মানে যে বিক্রি করছে সেই তো স্যার কেস করে দিতে পারবে? हाँ ऑब्वियसली मान कि ये दोनों जमीन है, ठीक है, ये भी तेरा जमीन है, ये भी तेरा जमीन है, एग्रीकल्चर के लिए है, हाँ ठीक है, दिस इज एग्रीकल्चरल लैंड 1, एग्रीकल्चरल लैंड 2। तो ये 2 वाला जमीन जो है उसको सेल करने के लिए सोच रहा है, तो सेल करने के टाइम पे तू क्या शर्त लगाया कि मैं ये जमीन सेल करूंगा, बट मेरा यही कंडीशन है कि ये जमीन जो भी लेगा उसमें इंडस्ट्री नहीं करना पड़ेगा, मतलब इंडस्ट्री नहीं कर सकता, बिकॉज इंडस्ट्री या पॉल्यूशन रिलेटेड ऐसा कुछ जो बगल वाला जमीन का एग्रीकल्चरल कंडीशन को खराब करे, ऐसा कोई काम मैं होने नहीं दूंगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस में यही एकदम कॉमन बात है। तो सपोज मानो कि मेरा जमीन है, मैं संपद को दिया, संपद क्या किया, जमीन खरीदने के टाइम पे बोला हाँ यस जो भी है मैं मान्य करूंगा, अवॉइड करके चलूंगा, बट बाद में यहाँ पर किसी इंडस्ट्री बना दिया, और ऐसा इंडस्ट्री बनाया कि मेरा जमीन का जो पूरा का पूरा सत्यानाश कर दिया एकदम। तो मैं चुपचाप केस करूंगा और गवर्नमेंट को बोलूंगा भाई जो भी है डील करो पक्का, क्योंकि इसने अवॉइड नहीं किया। तो सिंपल रूल्स होगा इसका, क्योंकि अगर रूल्स तोड़ा गया है, ब्रीच। हाँ बोलो। এবার স্যার ধরুন ওই আশপাশের জমিগুলো সেগুলো অন্য কারোর আছে, ধরুন একটা স্নেচের আছে, একটা আরো বিশ্বজিতের আছে, এবার তারা ধরুন জানতো যে এটা এই শর্তে বিক্রি করা হয়েছে, তাহলে তারা কি আমার নামে কেস করতে পারে তখন? देख यहाँ पर वो तो तू जो बोल रहे है वो पब्लिक एट लार्ज एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। मतलब अगर देख किसी एरिया में मतलब ऐसे नॉर्मली होता है कि एग्रीकल्चरल लैंड जिस एरिया में होता है ना, नॉर्मली ये देखा जाता है कि वहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं बना सकता, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड एरिया में अब इंडस्ट्री नहीं बना सकते सर, ये गवर्नमेंट का रूल्स होता है, आपको मैं बता के रखूँ। बिकॉज जहाँ पर एग्रीकल्चर होता है ना, जैसे मानो ये सब एग्रीकल्चरल एरिया है, ठीक है, ये अपने बर्धमान एरिया में। हाँ बोलो। এখানে তো করতেই পারবে না এগ্রিকালচার জমি তো। हाँ तो एग्जैक्टली यही तो कंडीशन है कि आपका जमीन है, आप ऐसे आपके मन मर्जी नहीं कर सकते कि भाई मैं किसी को भी कोई भी काम में बेच दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जो जैसे तू बोल रहा था ना कि क्या विश्वजीत स्नेह केस कर सकता है, हाँ वो भी कर सकते हैं, बट उसका मामला अलग हो जाएगा, उसका केस अलग हो जाएगा। वो ये कंडीशन नहीं लगा सकता कि क्योंकि जमीन तो विश्वजीत या स्नेह का नहीं है, जमीन मानो मेरा है, ठीक है, तो मैं तो केस करूंगा ही, और साथ में विश्वजीत और स्नेह लोग भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर इंडस्ट्री बना के पूरा का पूरा खेती को खत्म कर रहा है, इनको बोला गया था फिर भी नहीं सुना, तो सिंपल करेगा, आपको जेल में भी डाल सकता है, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कारण आपको फाइन भी कर सकता है, और जमीन से आपसे ले ही लिया जाएगा। बहुत कुछ किया जा सकता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन दी कि आपका गिल्टी किस लेवल पे जा रहा है, ठीक है, आप किस लेवल पे गिल्टी कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। इन सिंपल नॉर्मल केस तो बन ही जाएगा कि भाई ये जमीन आप, कंडीशन ही था कि आप एग्रीकल्चर छोड़ के
इंडस्ट्री नहीं बना सकते। आप चुपचाप रख लो, जाके बैठने के लिए रखो, गार्डन बनाओ, जो करना है करो, पर इंडस्ट्री नहीं बना सकते। समझ आ रहा है सर? है सर। यस सर। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। मतलब थर्ड पार्टी जो स्ट्रेंजर है वो तो चला गया एकदम चुपचाप, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टिव सर कोवेनेंट। अगर उसका डेथ तो हाँ, जिसने सेल किया उसका अगर डेथ हो गया तो अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट पेपर थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये तो सक्सेसर भाई सक्सेसर चलता जाएगा। जो सेल किया उसका उसका डेथ हो डेथ जाएगा। और उसके बेटा को नहीं मालूम है अरे तो क्यों फिर नहीं बना सकते। मालूम? पेपर में सब कुछ लिखा है ना। पेपर तो सबको मालूम है, बेटा को আচ্ছা, ना যদি मालूम हो। এরকম হয় যে স্যার আমি কিনলাম, কিনে স্যার আবার আরেকজনকে বিক্রি করে দিলাম, তাকে আমি কিছু কন্ডিশন বললাম, তাহলে কি করে হবে? देख, তখন अभी হতে वो পারে? देखना पड़ेगा कि वो जो एरिया है, तुम लोग बहुत लेवल वाला सवाल कर रहे हो, ठीक है, मतलब सवाल पे सवाल कर रहे हो, मैं समझ गया। देखो भाई, सिंपल सी बात है, हमारे देश में ना एग्रीकल्चरल लैंड बैंक है, जानते हो आप लोग? जानते नहीं हो तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। मतलब देखिए, अब बात छेड़ रहे हो ना, तो मैं स्टार्ट करूंगा तो खत्म नहीं होगा। अब ऐसा ना करो। हाँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के आप लोगों को ना एकदम बंगाल सरकार का लैंड बैंक पे लेके आ गया। देखो सर, लैंड बैंक देख रहे हो? ये वेस्ट बंगाल হ্যাঁ यस गवर्नमेंट का है। क्या लिखा है दीदी ने, ममता दीदी ने क्या नाम दिया रे? शिल्पो साथी। शिल्पा साथी शिल्पा नहीं, शिल्पो, ठीक है। बंगाली में शिल्पो मतलब होता है इंडस्ट्री, ठीक है। शिल्पा किसी का नाम हो जाएगा, वो तो शिल्पा शेट्टी ऐसे नाम हो गया। ये शिल्पो, शिल्पो मतलब इंडस्ट्री, ठीक है। ये देखो सर, गवर्नमेंट लैंड बैंक बना के बता देते हैं नॉर्मली, सर हर सरकार का होता है कि भाई ये एरिया, जैसे देखो डब्ल्यू बाई मतलब वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का है, नेम ऑफ द इंडस्ट्रियल पार्क बजबज गारमेंट पार्क, ठीक है। मतलब पार्क मतलब क्या, वहां पर कोई मतलब पार्क है या मतलब इको पार्क है क्या? अरे पार्क मतलब वहां पर स्पेशल टाइप्स ऑफ कुछ होगा, जैसे गारमेंट पार्क बजबज में बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर किसी को गारमेंट का इंडस्ट्री करना है तो वहां पर कर सकता है। पोल्यूशन कैटेगरी नॉन पॉल्यूटिंग है, मतलब गारमेंट बनाने में कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट होता, ठीक है। लैंड मॉड्यूल में 176 मॉड्यूल अवेलेबल है। मेरे को एग्जैक्टली मॉड्यूल क्या होता है आई डोंट नो, आप जाके चेक कर सकते हो, जो प्लॉट नंबर मॉड्यूल नंबर ऐसा कुछ होगा। एरिया ऑफ प्लॉट मॉड्यूल स्क्वायर फीट के हिसाब से ईच मॉड्यूल वैरीज 2800 से 2800 से 5000 स्क्वायर फीट का एरिया है, ठीक है। आप जाके बात कर सकते हो, गवर्नमेंट के साइट में कॉन्टैक्ट नंबर लेके भी बात कर सकते हो। अच्छा देखो, फूड पार्क कहाँ जाना है? फूड पार्क बनाना है, ये फूड पार्क 3 कहाँ पर है डोंट नो, ठीक है। टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज फूड है। अच्छा, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क अंकुरहाटी डोमजूर। अच्छा, ये डोमजूर जो है ना सर, हावड़ा में है। हावड़ा डोमजूर एरिया सोना के कारोबार के लिए बहुत माना जाता है। एक्चुअली वहाँ का मैक्सिमम लोग मुंबई या सूरत में काम करते हैं, तो वहाँ के लोगों के अंदर ना मतलब गोल्ड ज्वेलरी में ना एक अलग ही स्किल है, इसीलिए डोमजूर अंकुरहाटी एरिया को लिया गया। जानते हो सर, ये सब बंगाल का अलग अलग रीजन में ना अलग अलग लोगों के अंदर है ना मतलब स्पेशलिटी है। जैसे अपना स्नेहस जिस एरिया से बिलोंग करता है, मोसाट, सियाकाला, सिंगूर, हाँ विक्रम को भी पता होगा, वहाँ पर सर स्नेहस को आवाज आ रहा है मेरा? हाँ स्नेहस, मेरा आवाज आ रहा है? अच्छा, किसी कारण से नहीं आ रहा है तो बेसिकली हुगली का कुछ एरिया है, डानकुनी एंड वो पीछे वाला बेल्ट में, वहाँ पर ना सर वो जोरी का काम बहुत अच्छा होता है। जोरी समझते हो आप लोग? तो उसको डाड्डा बोलते हैं। डाड्डा मतलब वो कपड़ा का पूरा जो डिजाइनर साड़ी बनता है ना, तो डिजाइनर साड़ी में पूथी या जरी का काम होता है, उसके लिए बड़ा फेमस है। सूरत से कपड़ा आते हैं बंगाल में सिर्फ डिजाइन बनने के लिए। आइडिया है किसी को कोई? सर হ্যাঁ मेरा স্যার आवाज? এখনো হয় এইদিকে আমাদের এইদিকে। यस विक्रम, विक्रम भी उसी एरिया से है। यस विक्रम, समझ में आ रहा है ना तेरे को? तो हर হুম, एरिया का लोगों के ना अलग अलग स्किल्स होते हैं, तो कौन सी एरिया में क्या इंडस्ट्री बनेगा, क्या लैंड में कौन से क्या बनेगा, ये गवर्नमेंट को एक कॉमन सेंस बन जाता है, ठीक है। जैसे हल्दिया में देखो, ये देखो हल्दिया में क्या बोलता है, इंडस्ट्रियल पार्क बन सकता है, 17 प्लॉट है वहाँ पर, ठीक है। कांदुआ फूड पार्क, मानिकंचन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये कोलकाता में ही है, जेम्स एंड ज्वेलरी में, बहु बाजार एरिया में है, पानागढ़ में है, ठीक है। बहुत सारा आप देखो ना, आपको पूरा पता चल जाएगा। ये गवर्नमेंट का लैंड बैंक है, मतलब इंडस्ट्री बनाने के लिए आपको क्या चाहिए आपको पता है, और बाकी जमीन जो है वो नॉन इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चरल पर्पस में तो यूज होता ही है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करोगे, ईएमसी नोईहाटी में एक लैंड एरिया है, ठीक है। अरे नोईहाटी में बहुत लैंड है, अरे वाह। नोईहाटी, नोईहाटी फॉल्टा, फॉल्टा तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ही। सोनारपुर,
अच्छा, देख लो भाई, खड़गपुर मिदनापुर एरिया, वहां पर तो पूरा इंडस्ट्री बन रहा है। खड़गपुर मिदनापुर एरिया में तो सर ये सब पूरा, सरकारी बैंक। हाँ ये सब सरकारी लैंड बैंक है, दीज आर ऑल गवर्नमेंट लैंड बैंक। ठीक है, आप बात करके जमीन खरीद सकते हो। समझ में आया? सर वो लीज पे देते हैं या फिर बेचते हैं? वो गवर्नमेंट क्या कॉन्सेप्ट रखा है, गवर्नमेंट से बात करके समझ में आएगा, मेरे को अभी नहीं पता। यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट जाके देखो, इस साइट में जाके, ठीक है, क्या एक्ट है, रूल्स है, सब लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, सिंगल विंडो सिस्टम रूल्स 2017, सब लिखा हुआ है। लॉ पढ़ना आता है तो सब लॉ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, दीदी बहुत कुछ बना के रखा है सर, आप देख लो। चलो, अरे सीखने के लिए, जानने के लिए सब चीज़ अवेलेबल है, बस नॉलेज ही तो है जो आपको आपके मुकाम तक पहुंचा सकता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, यस सर, द प्रिंसिपल कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट बट द एजेंट हैज एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी एंड इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, वो कर सकता है। ठीक है, अच्छा अब आपसे बात करेंगे सर, वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि विदाउट कंसिडरेशन में एग्रीमेंट बन रहा है, विदाउट एनी कंसिडरेशन। ऐसे आप लोगों को क्या पता है सर? नॉर्मली नो कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट। नो कॉन्ट्रैक्ट, है ना? तो अब सवाल ये आता है सर कि क्या कंसिडरेशन बिना कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता? कुछ ऐसे एग्रीमेंट हो जाता है सर जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं होता, बट फिर भी क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? द जनरल रूल इज दैट एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। सेक्शन 25, in every valid contract consideration is very important. A contract may only be enforceable when consideration is there. However, the Indian Contract Act contains certain exception to this rule. In the following cases the agreement through made without consideration will be valid and enforceable. कुछ केसेस ऐसा है विदाउट कंसिडरेशन है बट फिर भी वैलिड है और एनफोर्सेबल भी है। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1, जैसे कि नेचुरल लव एंड अफेक्शन का केस में। नेचुरल लव एंड अफेक्शन मतलब ये सब कुदरती है, जैसे कि इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशनशिप टू ईच अदर, बहुत क्लोज रिलेशनशिप में है। इट मस्ट बी इन राइटिंग, लिखित होना चाहिए, एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड अंडर दी लॉ, और लॉ में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। अगर अनरजिस्टर्ड है तो प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं ना, प्यार है तो जताया करो। हाँ, नहीं मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब तक जताते नहीं हो तब तक कैसे पता चलेगा? A written and registered agreement based on natural love and affection between the parties standing in near relation, for example husband wife, है ना सर? हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है, जो एक मतलब लीगली बाद में बनता है बट नॉर्मली नेचुरल है ना, हस्बैंड वाइफ है, तभी तो सृष्टि का मेन सोर्स तो यही है, हस्बैंड वाइफ। आज पूरा जो सृष्टि है, सृष्टि मतलब आज जितना भी लोग दुनिया में हैं सभी तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के कारण ही है ना सर। तो ईच अदर इन्फोर्सिबल इवन विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो इनके बीच में अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है हमेशा, बट वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है अगर रिटन लिखा हो, रजिस्टर्ड अंडर लॉ हो। सर जैसे, चलो सर एग्जाम्पल तो भरा है। ए हस्बैंड बाय ए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रॉमिस टू पे हिज अर्निंग्स टू हिज वाइफ, रजिस्टर्ड करके बोला कि मैं जो कमाऊंगा अपनी बीवी को दूंगा, एकदम लिखित ले दिया। हेल्ड द एग्रीमेंट थ्रू विदाउट कंसिडरेशन वाज वैलिड, इसमें बदले में वाइफ कुछ नहीं देगा हस्बैंड को, लेकिन वो लिखित रखा है कि मैं जो कुछ भी कमाऊंगा, जो कुछ भी मेरा अर्निंग होगा, वो सारा का सारा मेरे वाइफ का। बोल सकता है लिखित दे दो, प्रूव हो जाएगा और वाइफ क्लेम कर सकता है। ए आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हिज न्यूली वेडेड डॉटर इन लॉ अ गोल्डन नेकलेस। ठीक है, डॉटर इन लॉ को किसी का मतलब सासू माँ, या फिर सासू माँ मतलब आप जानते हो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ, जो भी हो, A out of natural love and affection promises to give his newly wedded daughter-in-law बहू, हाँ, गोल्डन नेकलेस दे रहा है सर 5 लाख का। ये मेड दी प्रॉमिस इन राइटिंग, वो लिखित दिया कि मैं दे रहा हूँ, लिखित ले ले, क्योंकि लिखित दे दिया, ज्यादा प्यार है। ठीक है, नहीं अगर बाई चांस भूल गया तो क्लेम कर सकता है। एंड साइंड इट एंड रजिस्टर्ड, द एग्रीमेंट इज वैलिड। समझ में आ गया सर? तो क्या ये 5 लाख का नेकलेस पाने के लिए डॉटर इन लॉ को क्या करना पड़ेगा? सासू माँ का सेवा? अरे ऐसा कोई बात नहीं है सर।
क्लियर है सर? बात बोलो। Yes. These are some of the exceptional points which आप लोगों को समझ में आ रहा है। नॉर्मली नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट जब बात नेचुरल लव एंड अफेक्शन के थ्रू से हो जाए तो विदाउट कंसिडरेशन भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है। सर, कंपेंसेशन फॉर पास्ट एंड वॉलंटरी सर्विसेज, a promise to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promiser is enforceable under section 25 subsection 2. In order to that promise to pay for the past voluntary services be binding the following essential factors, जैसे कि the service should have been rendered voluntarily, the service must have been rendered for the promiser, the promiser must be in existence at the time when services were rendered, the promiser must have intended to compensate the promisee. मतलब P finds R's wallet. P को R का wallet मिल गया and gives it to him. R promises to give P 10,000. This is a valid contract. भाई मेरे को तुम्हारा wallet मिल गया है और R बोल रहे ठीक है भाई, तुमने मेरा wallet दिया, मेरे wallet में इतना valid चीज़ें था जिसका कीमत लाखों करोड़ों है, तो मैं आपको 10,000 का इनाम दूंगा। बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने बैग बहुत पहले उठा के रखा था, ये आपका पास्ट वॉलेंटरी सर्विस था। पी ने जो आर का वॉलेट उठा के रखा था, ठीक है, फाइंड आउट किया था, ये उसका पास्ट सर्विस है, वॉलेंटरी सर्विस है। लेकिन उसके बदले में आज उसको आर कुछ प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो, जो मन भरे दो। Mr. X had helped his nephew Mr. Y to fight a case in the court of law using his knowledge and intellect. After Mr. Y won the case, he promised Mr. X to pay rupees 10,000. Hell, this is a valid contract as it's compensation to past service. तो समझ में आया? मिस्टर एक्स जो है वो हेल्प किया अपने निफ्यू को, निफ्यू का नाम है मिस्टर वाई, ओके, टू फाइट ए केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ यूजिंग हिज नॉलेज, अपना नॉलेज दिया एंड इंटेलेक्ट, जो भी उसका नॉलेज था दिया। आफ्टर मिस्टर वाई ओन द केस, मिस्टर वाई ने केस जीता एंड ही प्रॉमिस मिस्टर एक्स कि अंकल आपके लिए मेरा इतना अच्छा हुआ, मैं आपको 10,000 देना चाहता हूँ। अगर ये लिखित में दे रहा है और सच में देगा, अगर ओरल भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेसिकली पास्ट सर्विस के लिए अगर आप किसी को कुछ भी कॉम्पेंसेट करना चाहते हो कर सकते हो। भाई तुमने पास्ट में मेरे लिए ये किया, आज मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसिडरेशन में इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो कंपेंसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का कुछ एग्जांपल था। प्रॉमिस टू पे टाइम बैरिड डेट, ये टाइम बैरिड डेट क्या होता है? मतलब एक्चुअली इसका टाइम निकल गया, बाद में मिला, ठीक है। Where promise in writing signed by the person making it or by his authorized agent is made to pay a debt barred by limitation is valid without consideration. Even अगर without consideration भी मिल रहा है तो भी valid है। Section 25 subsection 3. A is indebted to C for rupees 60,000. मतलब एक्चुअली A को C को कितना देना था? 60,000. But the debt is barred by the time limitation act. मतलब एक टाइम था, टाइम के हिसाब से बहुत समय निकल गया, लिमिटेशन एक्ट में फंस गया। उसका एक अलग ही एक्ट है लिमिटेशन एक्ट, कभी हो सके तो आपको लिमिटेशन एक्ट के बारे में कुछ बात कर लूंगा। ये साइन ए रिटन प्रॉमिस नाउ, अब ए क्या बोल रहे हैं कि भाई मतलब उसके मन में चुभ रहा है, ठीक है, रिटन प्रॉमिस लिख रहा है कि भाई मैं आपको 50,000 दूंगा और फाइनल सेटलमेंट कर लो डेब्ट का, मतलब आपके पास मेरा जो उधार था, जो बैड डेब्ट हो गया था आपके लिए, वो मैं अभी पेमेंट कर दूंगा। बट ये जो पेमेंट अभी कर रहे हैं ना, ये टाइम लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से बेसिकली इसका ये बाधा बन चुका था, अब इसका और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी वो फ्रेशली पुराना 60,000 के बदले 50,000 देके केस को सेटल करना चाहता है। दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन बट एनफोर्सेबल। ये कॉन्ट्रैक्ट है विदाउट कंसिडरेशन है, बट दिस इज एनफोर्सेबल, ठीक है। दिस इज अ प्रॉमिस टू पे टाइम बैरिड डेट। एजेंसी, according to section 185 of the Indian Contract Act 1872, no consideration is necessary to create an agency. एजेंसी क्रिएट करने के लिए किसी भी तरह का कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है। अगर आप कोई भी एजेंसी बनाना चाहते हो, आपका कोई एजेंसी है, तो आपका एजेंसी में कौन रहेगा? एजेंट रहेगा। ऑपोजिट में कौन रहेगा? प्रिंसिपल रहेगा। तो प्रिंसिपल एजेंट वाला जो रिलेशनशिप है, इसमें समथिंग इन रिटर्न मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, इज नॉट नेसेसरी। एजेंसी क्रिएट करने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से क्रिएट कर सकते हो कि भाई मेरा एजेंट है, एजेंट बनने के लिए बदले में कुछ बदले में जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सब कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स चल रहा है, समझ में आ रहा है ना सर आप लोगों को? Yes, sir. Completed gift. In case of completed gifts, rule no consideration, no contract does not apply.
एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 25 में इसको क्लियरली बता के रखा है सर। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड द डोनी और एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। दिस गिफ्ट डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। गिफ्ट में कोई कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, गिफ्ट है ना, तब कंसिडरेशन किस बात का। तो सिंपल बात है, 25 में एकदम सेक्शन 25 में एक्सप्लेनेशन 1 में बोल के रखा है। ठीक है, अनदर पॉइंट है सर इसके, ऐसे तो इसका एक पूरा डिटेल्स चर्चा आप लोग एग्जीक्यूटिव लेवल में या फिर इंटरमीडिएट लेवल में CA में तीनों केस में ही पढ़ना पड़ता है बेलमेंट का। ठीक है, बड़ा डिटेल्स है बेलमेंट में बताऊंगा। नॉर्मली इंटरमीडिएट फाइनल में ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ा जाता है, किसी किसी का फाइनल में, किसी का इंटरमीडिएट में है। तो बेलमेंट क्या है सर? बेलमेंट इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें बेलर बेली वाला कॉन्सेप्ट होता है। इससे इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल अभी बताऊंगा। बोलते हैं कि नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। Section 148 of the Indian Contract Act 1872 defines bailment as the delivery of goods from one person to another for some purpose. This delivery is made upon a contract that post accomplishment of the purpose, the goods will either be returned or disposed of according to the directions of the persons delivering them. No consideration is required to affect a contract of bailment. बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करने के लिए कोई कंसिडरेशन का जरूरत नहीं है। जैसे मान कि स्नेहस के पास एक डॉगी है। हाँ स्नेहस, तेरे पास एक क्या है? डॉगी है। ऐसे है क्या डॉगी? ना सर। अच्छा, मान के चल तेरे पास एक डॉगी है, तू बाहर कहीं घूमने जाएगा तो अपना जो डॉगी है उसको संपद के पास रख के जाना चाहता है, चलेगा ना? हेलो, रख के जाएगा संपद के पास? अरे बोल हाँ ना कुछ तो। हाँ सर, থাকবে না। থাকবে না जस्ट एग्जाम्पल है। तो मान के चलो कि भाई स्नेहस के पास एक डॉगी है जो संपत के पास रख के जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो डॉगी है, ये डॉगी प्रोडक्ट या गुड्स है यहाँ पर, ठीक है, और इसको संपत के पास रखे जा रहा है। यहाँ पर जो बेलर और बेली कॉन्सेप्ट है, बेलर इज स्नेहस एंड बेली इज संपत, ठीक है। तो इनके बीच में बेलर बेली वाला रिलेशनशिप बना, बट इसमें कंसिडरेशन होना जरूरी नहीं कि भाई मैं अपना डॉगी रखूंगा तो बदले में संपद डॉगी के कंसिडरेशन में कुछ पेमेंट मांगेगा। मांग सकता है, उसमें कोई बात नहीं है कि भाई नहीं मैं देखभाल कर लूंगा, बदले में मेरे को ये पेमेंट चाहिए वो पेमेंट चाहिए। बट इन सिंपल बेलमेंट होने के लिए मैंडेटरी नहीं है। इट्स नॉट, कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू अफेक्ट, मतलब नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड टू अफेक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। मतलब बेलमेंट इज ए टाइप ऑफ दिस कि आप मेरा चीजें आपके सामान, मतलब मेरा कुछ सामान आपके पास पड़ा है, ऐसा एक गाना है ना, मेरा कुछ सामान आपके पास पड़ा है। तो एग्जैक्टली तो वही कुछ सामान आपके पास पड़ा है, आप देखभाल कर लो। अगर बदले में कुछ रखना है वो अलग बात, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। बट अगर मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन भी कुछ होना चाहे तो हो सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, मिस्टर ए हैंड ओवर द कीज ऑफ हिज गोडाउन टू मिस्टर वाई as Mr. Y had deposited his goods in the same, मतलब गोडाउन में कुछ सामान रखा है। Mr. Y gets possession of godown but not the ownership. Mr. Y उस गोडाउन का पोजीशन लिया है बट ओनरशिप नहीं लिया। As soon as Mr. Y lifts his goods from godown, जैसे ही वो गोडाउन से अपना सामान ले लेगा, उस गोडाउन का चाबी मिस्टर ए को वापस करना पड़ेगा। सिंपल बात है, गोडाउन में उसका सामान था इसलिए चाबी उसके पास था, बट जैसे ही गोडाउन से सामान विड्रॉल कर लिया ऑटोमेटिकली चाबी जिसका है उसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन गोडाउन यूज कर लिया तो फिर चाबी भी आपका हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस जस्ट अ बेलमेंट था, बेलर बेली कॉन्सेप्ट था। कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, हमेशा जरूरी नहीं है। अगर कोई बोलेगा जैसे गोडाउन का भाड़ा मांग रहा है सर, वो कंसिडरेशन हो जाएगा। बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो क्या? किसी के मन में कोई सवाल है? सर अनम्यूट हुआ किसी का, बोलो। हेलो, बोलो सर, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। किसी का अनम्यूट है, बात करना चाहता है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि बेलमेंट में कंसिडरेशन नॉट मैंडेटरी, बट अगर कोई बोलेगा कि भाई मेरे को कुछ चाहिए, पैसा चाहिए तभी रखूंगा, वो तो हो सकता है, वो तो रेंटेड एग्रीमेंट बन जाएगा उसका। बट इन सिंपल बेलमेंट हो सकता है। ऐसे बेलमेंट का डिटेल्स में आपके साथ, जिन लोगों का नॉर्मली इंटर एंड फाइनल लेवल में, एग्जीक्यूटिव लेवल में बेलमेंट में थोड़ा डिटेल चर्चा है ऐसे भी। किसका अनम्यूट है? ये इनकी का। अच्छा सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो।
यस यस चैरिटी, चैरिटी में क्या होता है सर? चैरिटी का मतलब क्या? आप कुछ चैरिटी करोगे तो क्या समथिंग इन रिटर्न चाहिए क्या आपको? तो फिर वो चैरिटी नहीं हुआ, है ना। दान मतलब दान है, बदले में कुछ नहीं मिलता, है ना। If a promise undertake the liability on the promise of the person to contribute to charity, there the contract shall be valid. Yes, आप दान दो, जो मन है दान दो, है ना। केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद का बड़ा फेमस केस है इसमें, केदारनाथ वर्सेस, हाँ রেসপেক্ট পাওয়া যায়। एग्जैक्टली, चैरिटी में रेस्पेक्ट मिलेगा। वो रेस्पेक्ट तो सर मन की शांति है ना, मेटेरियलिस्टिक शांति थोड़ी है। चैरिटी में तुम्हें जो मिलता है वो तुम्हारी मन की शांति है, ठीक है। और कोई लोग टैक्स मतलब, बेनिफिट भी तो मिलता है ना, हाँ हाँ टैक्स बेनिफिट भी तो मिलता है। हाँ, वो अगर देखो 80C से 80U के अंदर वो वाला एक एरिया है, ठीक है, टैक्स में, कि अगर आप चैरिटी में कुछ दे रहे हो, बट हर तरह का चैरिटी नहीं सर, जिसको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करता है। मतलब ऐसे तो हर कोई ऐसे, अगर ऐसा प्रोविजंस निकल जाए ना, हर कोई बोलेगा मैं चैरिटी करता हूँ। ऐसे बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का बना है सर, जानते हो, जो बोलते हैं कि मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट हूँ, बट एक्चुअली वो एकदम डुप्लीकेट, मतलब फ्रॉड इंस्टीट्यूट है, फ्रॉड चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है टोटली। ऐसे बहुत सारे, बच के रहना, ठीक है। तो जैसे कुछ फेमस नाम मैं आपको बता सकता हूँ चैरिटेबल में। जैसे मानो कि अगर आप बेलूर मठ, स्वामी विवेकानंद जी का जो रामकृष्ण मिशन है, ठीक है, आप यहाँ पर कुछ डोनेट करो, लोगों के काम आता है, ठीक है। ये 80C से लेके 80U के अंदर भी आता है, ठीक है। 50% तक आपको बेनिफिट मिल जाता है, जितना डोनेट करोगे उसका 50%, कई बार 100% भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन, जैसे प्रधानमंत्री का जो रिलीफ फंड है, वहाँ पर 100% आपको चैरिटी में अगर आप देते हो तो वो बेनिफिट मिल जाता है। जैसे इस्कॉन टेम्पल है ना सर, इस्कॉन का जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रभुपाद जी जो मायापुर इस्कॉन बना, ठीक है, वो इस्कॉन में अगर आप डोनेट करते हो तो लोगों के काम आता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं ऐसे एग्जांपल्स, ठीक है, मतलब नाम खत्म नहीं होगा तो, लेकिन रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। तो ऐसे जगह में आप डोनेट करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल्स है कि आपका जो चैरिटी का अमाउंट है उसको इनकम टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। यस, होता है सर, लेकिन वो तो अलग बात हो गया। बट इन सिंपल चैरिटी मतलब नो कंसिडरेशन, बदले में कुछ नहीं है, मतलब हाँ कुछ वो इनकम टैक्स का बेनिफिट है, वो अलग आप देख के ले सकते हो, दैट्स अ डिफरेंट इशू, ठीक है। तो ये केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का ऐसा ही एक केस रियल में हुआ है। आप चाहो तो केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का गूगल करके डिटेल्स केस निकाल सकते हो, मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये पूरा कंसिडरेशन का डिटेल्स था, ठीक है। इस कंसिडरेशन चैप्टर के नीचे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अब हो सकता है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, MCQ भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, प्लीज एक बार गो थ्रू करना सर, हाँ गो थ्रू मस्ट है, मस्ट है। एक्चुअली जो मैंने पढ़ा दिया आपको उसी के अंदर से है, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल और क्वेश्चन तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते पढ़ते पढ़ा है। तो ये आप लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार मस्ट गो थ्रू, ठीक है। तो ठीक है, हमने नेक्स्ट पॉइंट में चल रहा हूँ सर, हाँ कॉन्ट्रैक्ट को थोड़ा और एडवांस पार्ट में चलते हैं सर। बोलते हैं सर अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कंसिडरेशन में काफ़ी डिटेल्स चर्चा किए, कुछ अदर एसेंशियल्स में चर्चा करेंगे। सर अदर एसेंशियल्स में क्या हो सकता है? सर अदर एसेंशियल्स में भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग एरिया है। जैसे मैं आपको बोल सकता हूँ, ऐसे इसका कुछ बेसिक बातें मैं इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही बताया था, थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे इधर। जैसे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, सर इसके ऊपर मैं इंट्रोडक्टरी लेवल में बात किया था कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका कैपेसिटी होना चाहिए। सर कैपेसिटी, यस सर, कॉन्ट्रैक्ट करना है मेजर बनो, मेजर बनो और कॉन्ट्रैक्ट करो। मेजर मतलब 18+। सर आप पागल नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, नशाड़ी नहीं होना चाहिए, गंजेड़ी नहीं होना चाहिए, ड्रग्स एडिक्टेड नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड वाले लोग, ठीक है। और लॉ आपको किसी तरह से डिस्क्वालीफाई ना किया हो ऐसा इंसान होना चाहिए। अगर कहीं जगह में कोई लीगल मैटर्स हो जाए, आपके अगेंस्ट में कुछ केस चल रहा है, लॉ आपको मना करके रखा है, लाइक अगर आप बैंकरप्टेड हो, अगर आप दिवालिया इंसान हो, तो कोर्ट नहीं आपको बता देगा भाई इससे इंसान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करे, तो नॉट डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ बेसिकली। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। फ्री कंसेंट बहुत ज़रूरी है, नॉट कॉस्ड बाई, मतलब किसी का भी कंसेंट आप इस तरह से नहीं ले सकते। मतलब किसी को कुछ ऑफर करते हो और ऑफर करके उससे ज़बरदस्ती भाई हाँ करो, हाँ या तो ना करो, ऐसे आप लोगों को पता है हाँ ना दोनों के लिए एग्रीमेंट होता है ना सर, है ना। हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, वही ना बोल भाई, ना बोल मार दिया, ना तो किसी को मारना है, कोर्शन नहीं हो जाएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना, ठीक है, किसी का कोई वीकनेस है उसको लेके ब्लैकमेलिंग करना, इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस बोलते हैं सर। नॉर्मली जो क्लोज होते हैं ना वही करते हैं,
जो क्लोज रिलेटिव्स में होते हैं वो अंडर इन्फ्लुएंस में सबसे माहिर होते हैं। फ्रॉड, ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, बहुत ही फेमस पॉइंट्स है ये सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि आप कंसेंट लो बट नॉट कॉज्ड बाय, फ्री कंसेंट होना चाहिए, नॉट कॉज्ड बाय कोर्शन, नॉट कॉज्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस, नॉट कॉज्ड बाय फ्रॉड, नॉट कॉज्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन, नॉट कॉज्ड बाय मिस्टेक, ठीक है, तब जाके वो एग्रीमेंट भी वैलिड बनेगा और तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड बनेगा। और जिस चीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, जिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेके कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वो लॉफुल होना बहुत ज़रूरी है और उसको लेके लॉ ने पहले से ही उसको वॉइड नहीं करके रखा है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, पॉइंट टू बी नोटेड सर। मतलब अगर कोई चीज़ को लॉ पहले से मना करके रखा है और आप उसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप पहले से ही ऐसा काम कर रहे हो जो लॉ मना करता है। जो लॉ पहले से मना करता है, आप उसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? So it has already been discussed in agreement result from a proposal by one party and its acceptance by the other. We have already discussed offer, acceptance, consideration, सब details में पढ़ लिए. We shall now discuss in detail in element which constitute a valid contract enforceable in law. ऐसे इसके बारे में भी मैंने काफ़ी डिस्कस किया, बट यहाँ पर थोड़ा और कुछ केस लॉज है, तो मुझे लगा कि आपके साथ केस लॉज या लीगल रीजनिंग वगैरह जो है वो थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए, इसलिए मैं ये वाला पॉइंट को फिर से सामने ला रहा हूँ। तो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 provides that an agreement in order to be a contract must satisfy the following conditions. The parties must be competent, it must be made by the free consent, it must be made for lawful consideration and with lawful object. Lawful consideration and with lawful object. मतलब आप जिस चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ भी कर रहे हो, वो कंसिडरेशन जो है, मतलब बदले में जो चीज़ ले रहे हो, बदले में जो लेना देना कर रहे हो, वो लॉफुल होना चाहिए। जैसे मानो कि दुकान गए, किसी दुकान से ग्रॉसरी ला रहे हो और बदले में क्या दोगे? पैसा दे दो, लीगल टेंडर मनी। अरे चलो आपको एक चीज दिखाते हैं, आजकल बहुत लोग क्रिप्टो में बात कर रहे हैं। अरे क्रिप्टो करेंसी रे बाबा, क्रिप्टो करेंसी, क्या नाम लूं? कॉइन स्विच कुबेर, बहुत सारा है। अरे नाम सुने कि नहीं सुने आप लोग? রিসেন্টলি রিভেলেটো বলে একটা বেরোচ্ছে, মানে এখন প্রি লঞ্চিং এ আছে। अरे बहुत सारा है, बहुत सारा है। পরে বেরোচ্ছে। कॉइन DCX बोल के एक ऐप है, कॉइन स्विच कुबेर बोल के है ना? फाइनेंस तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें एक बार दिखा देता हूँ, रुको एक सेकेंड। एक सेकेंड, अगर मुझे दिख जाए, लाइन दिख जाए तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मतलब एक स्पेशल पॉइंट्स है जो आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे आप कॉइन स्विच कुबेर वगैरह जो भी बिटकॉइन का एडवर्टाइजमेंट आता है, आप देखना वहाँ पर एक पॉइंट वो लोग बताता है हमेशा, ठीक है? क्या बताते हैं कि सर लीगल टेंडर नहीं है सर, ठीक है? इस क्रिप्टो करेंसी लीगल इन इंडिया, ये लोग क्वेश्चन मोड में दिया है, नो लॉ इन इंडिया मेक्स बाइंग और सेलिंग क्रिप्टो करेंसी इलीगल। স্যার এটা কোনো ওনার তাই তো? नहीं, मतलब बेसिकली इंडिया में इसको लीगल नहीं माना गया, मतलब ऐसा इलीगल भी नहीं है, इलीगल तो बोला नहीं है अभी भी, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट इतना देखने को मिल रहा है, बट लीगल टेंडर नहीं है। मतलब आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे मानो कि शेयर, ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप बोल रहे हो कि भाई ठीक है मेरे पास शेयर है, मैं शेयर के बदले लोन ले लूंगा, मैं शेयर के बदले ज़मीन ले लूंगा, बट क्रिप्टो के बदले कुछ लेना देना अभी इंडिया में पॉसिबल नहीं है। अगर किसी के पास क्रिप्टो बहुत सारा है तो वो क्रिप्टो है, उसके पास है, बहुत अच्छा है, उसको बैंक अकाउंट में भी कोई कोई ट्रांसफर कर सकता है आज के डेट में, बट क्रिप्टो अभी भी इंडिया में लीगली कंट्रोल नहीं है। मतलब जैसे RBI का हाथ नहीं है अभी, सबसे मेन बात ये है, ठीक है? तो पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, ठीक है? ऐसे क्रिप्टो का फ्यूचर है, ऐसे इसका फ्यूचर है, और एक्चुअली इंडिया चाहते हैं कि उसका खुद का क्रिप्टो हो, उसका खुद का क्रिप्टो हो, इंडिया वो चाहते हैं। तो अब आगे मैं बात करूंगा कभी आपको क्रिप्टो के साथ। ऐसे क्रिप्टो में एडवर्टाइजमेंट आता है ना, तो उसे एडवर्टाइजमेंट भी बोल के रहता है, ठीक है? वही मैं ढूंढ रहा हूँ को एडवर्टाइजमेंट में वो लोग जो चेतावनी देता है ना एक, जैसे पहले म्यूचुअल, আমি কোনো জিনিস কিনতে পারবো না তো? মানে আমি কাউকে বিটকয়েন দিয়ে কোনো জিনিস কিনতে পারবো না তো? फॉरेन मार्केट से खरीद सकते हो,
इंडिया में भी जो बिटकॉइन लेगा उससे खरीद सकते हो, बट इंडिया में अभी भी इसको लीगल टेंडर के हिसाब से वो वाला बात नहीं रहा है। मतलब अभी भी आरबीआई तो कम से कम इसमें नहीं आया है ना सर, इसीलिए तो जब तक आरबीआई नहीं आता है तब तक आप इसको, मतलब अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ हो जाए, अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते, मतलब आपको लॉ किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं देगा। এগুলো কি মানে মিম কয়েন টাইপের এরকম কিছু একটা বলে, মিম কয়েন। हाँ ऐसा बोल सकते हो, मतलब ऐसे वर्चुअल लेवल में इसका ट्रांसफर हो रहा है, चल रहा है लोगों के बीच में ऐसे, क्योंकि काफी पॉपुलर हुआ है, ठीक है, बट गवर्नमेंट अभी भी इसको प्रॉपर लेवल में किसी भी तरह का देखभाल के अंदर नहीं लाया, ये इसका मेन प्रॉब्लम है अभी, ठीक है। अब वो जब तक ना हो जाए थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये लोग तो ऐड मारते भारत का सबसे सुरक्षित ऐप, ये ऐप, ठीक है चलो आने दो, जो फ्यूचर है हो सकता है, ठीक है। क्रिप्टो के बारे में कभी डिटेल्स बताऊंगा मैं, क्रिप्टो क्या है, कैसे बनता है, ऐसे आप लोग जानते हो, बोल दो मुझे पता है, बट मैं अपना वर्जन कभी बताऊंगा आपको। अच्छा चलो सर, कंसिडरेशन, तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि लॉफुल ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसा चीज़ों का कंसिडरेशन में डीलिंग करो जिसका प्रूफ रहे। ऐसे क्रिप्टो अनलॉफुल तो नहीं बोला, इलीगल तो नहीं बोला, बट क्रिप्टो का लीगल मैटर में अभी भी कोई, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी तरह का एश्योरेंस नहीं आया। इट शुड नॉट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ। जैसे हाँ यही बात है कि लॉ ने क्रिप्टो को वॉइड नहीं किया, ठीक है, क्रिप्टो को लॉ वॉइड नहीं किया, यही क्रिप्टो का सबसे बड़ा अभी खेल है कि उसको कैंसिल नहीं किया, तभी तो एडवर्टाइजमेंट चल पा रहा है सर। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बातें जरूर याद रखिए सर। कैपेसिटी रेफर्स टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 आपको बड़ा क्लियरली बताते हैं कि भाई आप साउंड माइंड का हो जाओ, आप मेजोरिटी का हो जाओ, मेजोरिटी मतलब 18+। इन इंडिया द एज ऑफ मेजोरिटी इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन मेजोरिटी एक्ट, ये बात याद रखिएगा सर। 1875 में कौन मेजर है और कौन माइनर है इसके ऊपर एक एक्ट बना था 1875 में, वही वाला चल रहा है। एवरी पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया shall attain the age of majority on completion of 18 years of age and not before. The age of majority being 18 years, a person less than that age even by a day would be minor, मतलब एक दिन का भी कम हो for the purpose of contracting उसको minor ही माना जाएगा। माइनर और इसके केस में बड़ा केस है सर, यही केस के बारे में मैं आपको ये सब पॉइंट थोड़ा डील कर रहा हूँ। लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट और पोजीशन ऑफ माइनर, ए कॉन्ट्रैक्ट मेड विद माइनर इज वाइड एब इनिशियो। अगर कभी भी कोई, जैसे मानो कि मैं एक मेजर इंसान हूँ, ठीक है, जैसे मान के चलते कि मैं विश्वजीत के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया और विश्वजीत अभी माइनर है, क्या विश्वजीत तो मेजर हो गया या माइनर है? मेजर हो गया। अच्छा बस तो बड़ा हो गया, अच्छा ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट मेड विद और बाय अ माइनर इज वाइड एब इनिशियो, ठीक है। अगर मैं किसी भी जिसका भी अभी एज 18 नहीं हुआ है, ठीक है, अगर मैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वाइड एब इनिशियो है। आई थिंक अर्पिता है, अर्पिता मुझे लगता है अभी माइनर है। अच्छा तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, द माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड एन एग्रीमेंट विथ और बाय माइनर इज वाइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। इन द लीडिंग केस ऑफ मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, सर याद रखना है, याद सर ये सब केस आप लोगों को याद रखना है, तभी तो आप मतलब बिजनेस लॉ के स्टूडेंट कहलाओगे, तभी तो कंपनी लॉ बिजनेस लॉ के स्टूडेंट कहलाओगे, ऐसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएस थोड़ी ना बनोगे। तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस में क्या हुआ था, केस देखो, ए माइनर बोरोड 20,000 फ्रॉम बी, उसने 20,000 रुपया बोरो किया, उधार लिया, किससे? बी से, एंड एज अ सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज इन हिज फेवर। सिक्योरिटी के लिए कुछ मॉर्गेज भी अपने फेवर में किया। He became a major a few months later and filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled. ठीक है, it was held that mortgage by a minor was void and B was not entitled to repayment of money. Further, money lenders request, जिन्होंने उधार दिया था basically, for repayment of amount advanced to the minors as part of consideration for the mortgage was also not accepted. मतलब जो कंसिडरेशन में जो दिया था वो भी नॉट एक्सेप्टेड। इट इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10 दैट अ पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट मेक ए कॉन्ट्रैक्ट विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट करने लायक नहीं है, अगर आपको गलतफहमी हो जाए कि भाई ये बंदा माइनर है, या आप माइनर को गलत तरीके से मेजर सोच लेते हो, वो आपका प्रॉब्लम है, बट लॉ के हिसाब से चलेगा। लॉ सिंपल बात करता है कि चाहे कंसिडरेशन हो या कुछ भी,
वो शुरू से ही वॉइड है तो पूरा का पूरा केस ही वॉइड हो जाएगा। तो ये केस समझ में आ गया सर। माइनर ने क्या किया था, 20,000 बोरो किया था बी से 20,000 बोरो किया एंड एज ए सिक्योरिटी फॉर द सेम एग्जीक्यूटेड ए मॉर्गेज इन हिज फेवर, मतलब बदले में कुछ मॉर्गेज भी रखा था बी के पास। ही बिकेम ए मेजर एंड फ्यू मंथ्स लेटर and filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled। मतलब उसने जो मॉर्गेज रखा था वो 20,000 लोन के लिए 20,000 लोन के लिए कुछ मॉर्गेज रखा था प्रॉपर्टी, मानो कि कोई सोना का घड़ी था कुछ था उसके पास, वो मॉर्गेज रख दिया था। तो वो केस फाइल कर रहा है और बोल रहा है कि भाई मैंने जब ये लोन लिया था 20,000 तब मैं माइनर था, और माइनर अगर कुछ मॉर्गेज भी रखता है वो भी कैंसिल होना चाहिए। इट वाज हेल्ड दैट अ मॉर्गेज बाय अ माइनर वाज वॉइड एंड बी वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ मनी, और बी जो है उसको पेमेंट मिलने का कोई चांस नहीं है। फर्दर मनी लेंडर्स रिक्वेस्ट, मतलब जिन्होंने लोन दिया था उनके रिक्वेस्ट में फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी एडवांस टू द माइनर एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर द मॉर्गेज वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड। इट इज स्पेशली प्रोवाइड किया गया सेक्शन 10 में। मतलब पहला बात, आप माइनर को तो पहला बात 20,000 दिए क्यों, दूसरा बात माइनर से आप मॉर्गेज कैसे रख सकते हो। बात कुछ समझ में आया। मतलब माइनर अगर दिमाग वाला है किसी भी मेजर को हिला सकता है। कुछ समझ में आ रहा है साहब। यस सर। ठीक है, लेकिन एक बार आप मेजर बन जाओ ना, अब आप और कुछ नहीं कर सकते। A minor cannot ratify the agreement on attaining majority as the original agreement is void ab initio and void agreement can never be ratified. Ek se minor makes a promissory note in the name of Y on attaining majority, he cannot ratify it, and if he makes a new promissory note in place of old one, here the new promissory note which is executed after attaining majority is also void being without consideration। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं एक काम करूँगा सर, ये पूरा जो डिटेल्स है, ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ डिटेल्स में बात करूँगा। ठीक है, जैसे माइनर कैन बी ए बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। यस, वो बेनिफिशियरी बन सकता है, उसमें मतलब बेनिफिट लेने के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट में पूरा आ सकता है। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, माइनॉरिटी के लिए हमेशा प्ली कर सकता है। लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज, ये बड़ा अच्छा केसेस है सर, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ पूरा स्टोरी वाइज जो है आई विल डिस्कस। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन, ये भी गजब केस है सर, गार्डियन के ऊपर कुछ आ सकता है। माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट, अब मतलब जो माइनर है सर वो अपने गार्जियन को बाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी केस में, ये सब रियल कुछ केसेस हुआ है। साईदास वर्सेस रामचांद का केस है। ठीक है, तो अभी चर्चा स्टार्ट करूंगा तो फिर मुझे लगता है कि आज ठीक है, कंसंट्रेशन एंड हुआ ही ठीक है। आप लोग एक काम करना सर, ये कंसंट्रेशन का जो क्वेश्चंस है और इंट्रोडक्शन नोट्स भी आपके वहाँ पर जो क्वेश्चंस है आप प्लीज़ एक बार पूरा छान मार लो। ठीक है, फिर ये वाला नोट्स भी मैं आज शेयर कर दूंगा। आप ये वाला नोट्स में भी ना क्वेश्चंस वगैरह जो है उसको भी आप स्टार्ट कर देना। ठीक है, बिकॉज आप लोग जानते हो सभी चीज़ें, मैं बस ये वाला नोट्स आप लोगों के साथ केस लॉस डिस्कस करने के लिए डिस्कस करूंगा। बाकी नो आप जानते हो सभी चीज़ें, जो एमसीक्यू टाइप ऑफ सवाल है आप लोग जानते हो, बिकॉज ये सभी मैंने इंट्रोडक्शन लेवल में चर्चा कर लिया। जस्ट बिकॉज कि मैं केस लॉस डिस्कस करूंगा, बिकॉज आप लोगों का रीजनिंग डिस्कस करना जरूरी है आप लोगों के साथ। और लॉ अगर केस लॉस ना करे, अगर एग्जाम्पल्स ना बोले, लॉ में कोई मजा नहीं। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास आप लोगों के साथ करूंगा, और फिर मैं आप लोगों के साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, तो जाके कॉन्ट्रैक्ट का जो ओवरऑल डिस्कशन है खत्म होगा। ठीक है सर, जिन लोगों का मैम के पास क्लास है 7:30 को होगा, जिनका मैम के पास है उनको पता है अकाउंट्स का क्लास है मोस्ट प्रॉब्लम। ओके सर, तो फिर इतना ही है आज। सर आज मॉर्निंग पाठिए देवें। अच्छा, भेजेंगे, मैं रेडी कर रहा हूँ एंट्रेंस वालों के लिए, सीएस एंट्रेंस वालों के लिए मैं रेडी कर रहा हूँ। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। हम लोग का तुम लोग का भी रेडी हो रहा है, तुम लोग को भी जाएगा, सीए फाउंडेशन को भी जाएगा, इंटरमीडिएट वालों लोगों के लिए भी जाएगा। ओके सर, टाटा, बाय बाय सर।